So today we will learn about bond stress and development length. Bond stress, okay, पहले जान लेते हैं ये क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। सो से एग्जांपल हम लोगों ने एक बीम लिया है जो दो कॉलम के बीच सिचुएटेड है। जब आरसीसी मेंबर करेंगे तब देखेंगे कि बीम्स ऐसे कॉलम्स के बीच में सपोर्टेड हो सकता है। तो अभी उसके अंदर एक रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखते जाओ। नाउ व्हेन द लोड इज अप्लाइड, तब ये बीम क्या करने की कोशिश करेगा, बीम विल अंडरगो सम डिफॉर्मेशंस। ओके, सो ये नीचे की तरफ ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा बीम, एक टेंडेंसी रहेगा कि नीचे की तरफ डिफॉर्म हो। सो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट दिया गया है वो भी चाहेगा ऐसे डिफॉर्म होगा, उसके साथ साथ ही डिफॉर्म होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो कि जब ये बीम डिफॉर्म हो रहा है, मेरा जो रेनफोर्समेंट बार यहाँ पे दिया हुआ है, जो रेनफोर्समेंट बार दिया हुआ है, जब ये पूरा बीम नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तब क्या होगा, ये जो मेरा रेनफोर्समेंट बार है, ये रेनफोर्समेंट बार में एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा। सोच के देखो, ये यहाँ पे फिक्स है, अभी अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये अंदर की तरफ जितना है वो टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा, तो बाहर की तरफ स्लिपिंग आउट होने का कोशिश करेगा, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो अभी ये स्लिपिंग आउट को रोकने के लिए, ये तो बीम में तो लोड आएगा, बीम डिफ्लेक्ट भी हो सकता है और बार में टेंशन भी आ सकता है। तो क्या होगा, ये जो मेरा बार है, रेनफोर्समेंट बार है, वो क्या चाहेगा कि बाहर की तरफ स्लिप आउट हो जाने के लिए, मतलब वो जो मेरा कॉलम के साथ ज्वाइंट है वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो बाहर निकलने की टेंडेंसी है, जो स्लिपिंग आउट होने का जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को रोक कौन रहा है, इसी टेंडेंसी को रोक रहा है जो स्टील और कंक्रीट का सरफेस है। कंक्रीट और स्टील का जो सरफेस है उसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है वही इसको रोकता है। ओके, सो बॉन्ड स्ट्रेस क्या है कि कंक्रीट और स्टील के सरफेस में, कंक्रीट और स्टील के सरफेस में, और भी स्पेसिफिक अगर बोलेंगे कि कंक्रीट और स्टील के यूनिट सरफेस में जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसी शेयर स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस जरूरी क्यों है कि मेरा जो रेनफोर्समेंट बार है, ये रेनफोर्समेंट बार क्या करेगा, दैट विल ट्राई टू स्लिपिंग आउट फ्रॉम द कंक्रीट। सो इस स्लिपिंग आउट टेंडेंसी को रोकने के लिए हम लोगों को बॉन्ड स्ट्रेस चाहिए। सो बॉन्ड स्ट्रेस का पहले अगर डेफिनेशन लिख लेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या लिख सकते हैं हम लोग, बॉन्ड स्ट्रेस क्या लिख सकते हैं, इट इज द shear stress developed per unit surface area of किसके बीच में हो रहा है, रेनफोर्समेंट बार bars and surrounding concrete, right? concrete to prevent, किसके लिए जनरेट हो रहा है, to prevent the reinforcement bar from slipping out from the concrete. Slipping out of the reinforcement bar from concrete. ओके, सो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको और डिटेल में समझेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या है। सो बेसिकली एक बार मैं और समझा देता हूँ कि जब बीम का किसी रेनफोर्समेंट में, बीम के अंदर जो रेनफोर्समेंट हम लोगों ने डाला है, तो उस रेनफोर्समेंट पे जब मान लो कि बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है, तब उसमें क्या आएगा, एक
एक्सियल टेंशन या फिर एक्सियल कंप्रेशन आने की कोशिश करेगा। सो अगर एक्सियल टेंशन आएगा तो ये बार क्या करेगा, दैट ट्राई टू स्लिपिंग आउट फ्रॉम दैट कंक्रीट, और कंप्रेशन आएगा तो भी उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूट सकता है। ओके, सो इस स्लिपिंग आउट टेंडेंसी को रोकने के लिए कंक्रीट और स्टील के सराउंडिंग एरिया पे जितना शियर स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस। यूनिट सरफेस एरिया पे जितना होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, तो इस बॉन्ड स्ट्रेस को फिर से हम लोग देखेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। हो गया लिखना? यस सर। ओके, सो नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ से एक सेक्शन काट लिया और इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो वहां से सेक्शन काट लिया तो हमें क्या दिखेगा, बीम सेक्शन दिखेगा एक, और उसके अंदर जो रीएनफोर्समेंट डाला हुआ है, से यहाँ पे रीएनफोर्समेंट है। नाउ क्या हो रहा है, जब बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर बीम में जो भी है उस बार में जो एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन आ रहा है, तब इस बार में क्या हो रहा है, इस बार में से पहले हम लोग टेंशन को लेके देखते हैं कि एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, राइट। वो क्या करेगा, देखो जब ये जो बीम है ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तब देखो कि उसके साथ साथ रेनफोर्समेंट भी डिफ्लेक्ट करेगा ना। रेनफोर्समेंट अपनी जगह से जब डिफ्लेक्ट कर रहा है तब इस रेनफोर्समेंट में क्या हो रहा है, एक आउटवर्ड टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। नाउ इस आउटवर्ड टेंसाइल फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि ये जो बार है, मेरा बार, वो कंक्रीट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा, हमें अगर स्ट्रक्चर को सेफ बनाना है तो उस टेंडेंसी को, स्लिपिंग आउट का टेंडेंसी को रोकना है। तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है कि ये जो मेरा स्टील है, स्टील और कंक्रीट के यूनिट सरफेस पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है उस चीज को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस या फिर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने बोला कि बॉन्ड स्ट्रेस, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग टाउ बीडी से डिफाइन करते हैं, टाउ बीडी, दैट इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि जितना सरफेस एरिया कंक्रीट और स्टील के बीच में मिलेगा, जितना सरफेस एरिया कंक्रीट और स्टील के बीच में मिलेगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि हमें कितना बॉन्ड स्ट्रेस चाहिए, तो उसके लिए एक टर्म आता है कि डेवलपमेंट लेंथ, मतलब तुम्हें बार को कंक्रीट के अंदर कितना एम्बेडेड करना होगा, कितना घुसाना होगा कंक्रीट के अंदर, ताकि सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील के बीच में जनरेट हो सके, सो दैट द स्लिपिंग आउट टेंडेंसी ऑफ द बार विल रिड्यूस। सो अगर हम लोग एलडी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखते हैं। ए टाउ बीडी का वैल्यू कोड में दिया हुआ है, हम आएंगे बाद में, पहले हम लोग एलडी को कैलकुलेट करेंगे कि ये जो मैंने बार लिया है, से हम लोगों ने यहाँ पे एक बार लिया है, लेट कंसिडर ए बार ऑफ डाया फाई। ओके, फाई डाया का बार लिया है एंड इसको हमने एलडी डिस्टेंस तक कंक्रीट के अंदर घुसा के रखा है। ओके, एंड द बार इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब घुसा के रखना। ओके, एम्बेडेड इनटू कंक्रीट, कंक्रीट अप टू एलडी लेंथ। हम लोग यही एलडी को फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाउ बीडी एंड द स्ट्रेसेस। ओके, सो ए अंदर की तरफ घुसा हुआ है। नाउ से ये जो बार है, दैट बार इज सब्जेक्टेड टू एन आउटवर्ड एक्साइल फोर्स और टेंसाइल फोर्स टी। ओके, कि इसमें एक टेंसाइल फोर्स आ रहा है टी, सो लिखो ए टेंसाइल फोर्स टी is applied at the free end of the
bar outward and acting outward, okay. So इस बार में T अमाउंट ऑफ टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है। नाउ इस टेंसाइल फोर्स का अगर वैल्यू निकालेंगे कि कितना स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे कि T का वैल्यू कितना होगा इस आउटवर्ड टेंसाइल फोर्स का, तो उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। सो इस T इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो, T इक्वल्स टू दैट इज द टेंसाइल फोर्स। सो T इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इन द स्टील, स्टील में कितना स्ट्रेस होता है इनटू एरिया ऑफ स्टील। Force equals to stress into area normally, so stress into area of the steel, okay। ये लिख सकते हैं हम लोग जो आउटवर्ड टेंसाइल फोर्स उस बार में आ रहा है, सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या है, दैट सिग्मा एस टी स्ट्रेस इन स्टील और ए एस टी क्या है, एरिया ऑफ दैट रेनफोर्समेंट, ओके। सो बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू हम लोग देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चलो। सो हमें क्या मिला, T इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। नाउ ए एस टी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिग्मा एस टी इंटू एरिया ऑफ स्टील हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 इंटू फाइव डायमीटर लिया है, 5 स्क्वायर, ओके। सो ए मिला। नाउ इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बिटवीन द स्टील एंड एनफोर्समेंट, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, अगर देखना चाहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। सो इसे रेजिस्टिव फोर्स नाम दे दो आर एफ। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बीम सेक्शन था, इसके अंदर यहाँ तक ए स्टील घुसा हुआ है, ओके। ए डिस्टेंस है एल डी, और यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है टाउ बी डी। सो टाउ बी डी क्या है, एक बॉन्ड स्ट्रेस है जो यूनिट सरफेस एरिया पे जनरेट हो रहा है। सो टोटल कितना जनरेट होगा यहाँ पे, टोटल फोर्स। सो इसका वैल्यू हम लोग टाउ बी डी दैट इज द स्ट्रेस इनटू हमें चाहिए कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया कैसे मिलेगा, कॉन्टैक्ट एरिया कैसे मिलेगा, पेरीफेरी इंटू लेंथ करके हम लोगों को कॉन्टैक्ट एरिया मिल जाएगा, ये सुन नो। सो पेरीफेरी क्या होगा, ट्वाइस पाई डी। यस ट्वाइस पाई, यहाँ पे फाई ले रहे हैं हम लोग तो फाई डिनोट करेंगे, ट्वाइस पाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 ट्वाइस पाई आर इंटू एल डी, ये सुनो। ट्वाइस पाई आर इसका जो पेरीफेरी है और एल डी जो लेंथ ये इसके अंदर एम्बेडेड है। ऑब्वियसली एल डी का वैल्यू जितना बढ़ाओगे तुम्हारा ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उतना बढ़ेगा, एल डी का वैल्यू अगर घटाओगे तो रेजिस्टिव फोर्स का वैल्यू घटेगा, ओके। सो ट्वाइस पाई आर, आर क्या है, इसका पेरीफेरी निकालना होगा, इसीलिए ट्वाइस पाई आर किया, ट्वाइस पाई आर पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाय द सर लेंथ वॉइस एल डी। व्हाट, ओके। सो क्या बोल रहा था, रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स हमें मिल चुका है कि इतना है। सो अभी अगर इस बार को स्टेबल रहना है, इस बार अगर बाहर ना आए, तो क्या होना चाहिए कि स्लिपिंग आउट का टेंडेंसी को अगर रोकना है, अगर स्लिपिंग आउट का टेंडेंसी को रोकना है, देन क्या होना चाहिए कि टी इक्वल टू आर है। टी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू योर आर एफ, लेस देन और इक्वल्स टू द रेजिस्टिव फोर्स। सो अगर टी इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे कि T इक्वल्स टू द रेजिस्टिव फोर्स, अगर करेंगे लेस देन इक्वल्स टू है देन हम लोग इक्वल्स टू लेके करेंगे तो ऑब्वियसली लेस देन उसके सेफ ही होगा। सो T इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रेजिस्टिव फोर्स। सो T का वैल्यू कितना है, सिग्मा एस टी इंटू
5/4 इंटू 5² इज इक्वल्स टू RF का वैल्यू कितना आया है, टाउ BD, दैट इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, एंड ट्वाइस पाई 5/2 इंटू LD। सो यहाँ से हम लोग LD का वैल्यू निकालेंगे। सो LD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LD इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा π/2, इधर π/2 कटा, सो सिग्मा ST, फाई रहेगा, एक फाई कट गया, 5/4 टाउ BD, 2 कटा, 2 × 2, यस 4 टाउ BD। सो LD इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा ST 5/4 टाउ BD। दैट मीन्स अगर, अच्छा ए गया एक, इसको अगर हम लोग LSM में, मान लो कि हम लोग तो LSM में डिजाइन कर रहे थे अभी, तो अगर LSM में डिजाइन करते हैं तो LSM में स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस फॉर स्टील कितना होता है, फॉर LSM लिमिटेड मेथड, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील कितना होता है, 0.87 FY, 0.87 यस, FY, सो 0.87 FY। सो फॉर LSM हम लोग लिख सकते हैं कि LD इक्वल्स टू सिग्मा ST की जगह पे 0.87 FY 5/4 टाउ BD। सो अगर बोले कि आप इतना ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हो, उसका डायमीटर इतना है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोल दिया गया है, देन कितना अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ हमें वहां पे चाहिए, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। और दिस फॉर्मूला इज गिवन ऑन क्लॉज 26.2.1 of your IS 456/2000। इस क्लॉज में ये जो फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ के लिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग आएंगे कोड में आएंगे। सो यहाँ तक समझे कि हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं और डेवलपमेंट लेंथ जरूरी क्यों है। अगर हम लोग उतना डेवलपमेंट लेंथ ना देंगे तो सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा, और अगर सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा देन वो जो रेनफोर्समेंट बार है उसका टेंडेंसी होगा कि वो स्लिप आउट हो जाए, और अगर स्लिप आउट हो जाएगा बार, देन हम लोगों का स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी चला जाएगा और वो स्ट्रक्चर विल फेल। ओके, सो बॉन्ड स्ट्रेस ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग इस टाउ BD पे कि टाउ BD किसके ऊपर डिपेंड करता है और उसका वैल्यू कितना होता है। सो यहाँ तक ठीक है, पहले लिख लो। सर प्रीवियस स्लाइड कीजिए थोड़ा। नाउ हम लोग इस टाउ BD के बारे में जानेंगे, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। सो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू तुम्हारा क्लॉज में दिया हुआ है, क्लॉज 26.2.1.1 of IS 456/2000, यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 43। सो डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये टाउ BD का वैल्यू दिया हुआ है। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, इस टेबल को लिखते हैं एक बार। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाउ BD का वैल्यू न्यूटन पर mm² में वैल्यू दिया हुआ है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M20 हो, M20 से क्यों चालू होता है, क्योंकि हम लोगों का कोड बोल रहा है IS 456 की अगर आप रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कंक्रीट शुड बी M20 के नीचे आप नहीं जा सकते। क्लियर, अगर रेनफोर्समेंट RCC सेक्शन को आप डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं तो M20 के नीचे नहीं जा सकते, हम लोग कोड ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। सो M30 के लिए दिया हुआ है 1.5, M35 के लिए दिया हुआ है 1.7, और M40 और अबव, M40 और अबव, M40 के ऊपर वाला जितना भी ग्रेड है उसके लिए 1.9। सो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का ऊपर डिपेंड करके, जो टाउ BD का वैल्यू है ये दिया हुआ है फॉर प्लेन बार्स।
अभी आते हैं प्लेन बार्स और डिफॉर्म्ड बार में। प्लेन बार क्या होता है कि एक ऐसा रेनफोर्समेंट बार जिसका सरफेस एरिया एकदम प्लेन रहता है। ओके, एक कंडीशन दैट इज द प्लेन। दूसरा है जो डिफॉर्म रहता है। हम लोग देखें जो हम लोगों के पास रेनफोर्समेंट आता है वो डिफॉर्म शेप में आता है, यस और नो। उसमें ऐसे रिब्स बना हुआ होता है, कभी कभी इधर भी ऐसे करके रिब बना हुआ होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिफॉर्म्ड बार के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि प्लेन बार के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा? ये डिफॉर्म्ड बार है, नाउ दिस इज प्लेन बार। तो बताओ कि सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया किसके लिए ज्यादा होगा? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया किसके लिए ज्यादा होता है? डिफॉर्म्ड बार के लिए। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग अभी डिफॉर्म्ड बार ही यूज करते हैं टू अचीव द एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये प्लेन बार के लिए है। अगर हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखो, अगर डिफॉर्म्ड बार के लिए तुम निकाल रहे हो तो फॉर डिफॉर्म्ड बार्स, एक कोड में मेंशन है, फॉर डिफॉर्म्ड बार्स this value should be increased by 60%। 60% बढ़ जाता है अगर डिफॉर्म्ड बार हम लोग यूज करेंगे तो। सो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, सो टाउ वीडी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नंबर 2 द टाइप ऑफ बार। आप प्लेन बार यूज कर रहे हो कि डिफॉर्म्ड बार यूज कर रहे हो, और आप कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट ये चीज चेंज होता जाएगा। ओके, सो अभी देखो कि कोई भी सेक्शन दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या मिला, इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो हमें मिला कि LD का वैल्यू फॉर LSM हम लोग अगर LD निकालेंगे, सो 0.87 FY 5/4 टाउ BD से, सो इतना अमाउंट ऑफ लेंथ को हमें कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड करना है। से एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल में तुम डिजाइन कर रहे हो जहां पे फाई डाया ऑफ रेनफोर्समेंट दिया हुआ है 20 mm, ओके, M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील, और ये जो स्टील है ये डिफॉर्म्ड है, HOSD बार है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार्स। सो इसके लिए LD तुम लोग निकाल सकता है, इजीली निकाल सकता है। सो M20 कंक्रीट के लिए पहले M20 निकाल के देख लेते हैं LD का वैल्यू कितना होगा। सो M20 कंक्रीट के लिए कितना होता है टाउ BD का वैल्यू फॉर प्लेन बार्स M20 कंक्रीट 1.2। सो टाउ BD for plain bars and M20 concrete and plain bars होता है 1.2 न्यूटन पर mm²। ना हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, डिफॉर्म्ड बार। सो टाउ BD फॉर डिफॉर्म्ड बार क्या हो जाएगा, इसको 60% इंक्रीज करना होगा। सो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 न्यूटन पर mm²। 60% इंक्रीज करना होगा, मतलब 1.6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अभी LD का वैल्यू निकाल लो। सो LD इक्वल्स टू हो जाएगा 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना है, 415 स्टील है, सो 415 इंटू फाई का वैल्यू कितना है 20 mm है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD का वैल्यू निकला 1.6 इंटू 1.2, दैट मच ऑफ mm। सो कैलकुलेट करो और बताओ कि वैल्यू कितना आ रहा है क्विकली। 940.23 mm। So that 940.23 और से 950 mm तक लेंथ को हमें कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड करना है। ओके, नाउ अभी आते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सुनो कि कैसे हम लोग LD का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्विकली हम लोग इसको कोड में देख लेते हैं कि कोड में क्या है क्या नहीं है। ओके, क्विकली कोड, आई थिंक कोड इज देयर। ओके, सो देखो कोड में क्लॉज 26.2.1 इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। तो हम लोग इसको डिराइव करके देखें कि कैसे निकाला जाता है। LD इक्वल्स टू 5 इंटू सिग्मा S
बाई 4 टाउ BD। तो सिग्मा इज स्ट्रेस इन द बार, हम लोग यहाँ पे सिग्मा ST लिखे थे, सेम थिंग। ओके, नाउ इसके नीचे ही जस्ट उसके अगले वाले क्लॉज में तुम लोगों का जो डेवलपमेंट इसका वैल्यू, बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो लिखा हम लोगों ने वो दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे देखो दिया हुआ है फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग IS 1786 द वैल्यू शैल इंक्रीज बाय 60%, राइट। वो बोला। और एक चीज यहाँ पे है कि अगर तुम लोग कंप्रेशन में यूज कर रहे हो, मतलब मैंने यहाँ पे टेंशन के लिए देखा कि ALD का वैल्यू कितना हो रहा है और टाउ BD का वैल्यू कितना हो सर रहा है। पिछले वाला दोनों स्लाइड दिखाई, कुछ नोट करना बच गया। अभी ओके, सो बार इन कंप्रेशन, सो यहाँ पे टेंशन के लिए देखा, अगर कंप्रेशन हुआ जैसे कि मान लो कि एक कॉलम है, कॉलम के साथ हमें यहाँ पे कॉलम के लास्ट में कितना प्रोवाइड करना होगा, सो यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है। सो कंप्रेशन के लिए ये जो बॉन्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू है, बॉन्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो उसके ऊपर भी 25% इंक्रीज होगा। टेंशन में जितना बॉन्ड स्ट्रेस को लेंगे कंप्रेशन में उसके ऊपर फिर से 25% को इंक्रीज करना होगा। ओके, सो हमने अगर उस प्रॉब्लम में टेंशन के लिए निकाला, उस प्रॉब्लम में अगर कंप्रेशन के लिए बोलेगा तो इस बॉन्ड स्ट्रेस को 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेस अगर हम लोग कंप्रेशन के लिए निकाल रहे हैं तो वो 25% करके इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इनडायरेक्टली योर डेवलपमेंट लेंथ इज रिड्यूसिंग। ओके, सो कोड में ये सारा कुछ दिया हुआ है और हम लोग डिराइव करके भी देखे कि कैसे ये आ रहा है। ओके, सो अभी उसमें जाते हैं स्लाइड में। सो यहाँ पे अगर हम लोगों को ए टेंशन में था, हम लोगों ने जो निकाला से टेंशन में है, अब अगर हमें कंप्रेशन में निकालना होता तो क्या होगा, ये जो टाउ BD फॉर डिफॉर्म्ड बार हमने यहाँ पे 1.6 इंटू 1.2 किया है, इसके साथ फिर से 1.25 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि कंप्रेशन के लिए बॉन्ड स्ट्रेस बोला है कोड कि 25% इंक्रीज करो जो आपका टेंशन में हो रहा है। सो दो केसेस भी हम लोगों को मिल सकता है, आइदर द कंप्रेशन केस और द टेंशन केस। सो फॉर द बोथ केसेस हम लोग देखें कि ये LD का वैल्यू कैसे निकाल। ओके, सो LD देखें हम लोग LD कैसे निकाल सकते हैं, क्या था हम लोगों का फॉर्मूला, एक बार क्विकली देख लो। so, अगर हम लोग नॉर्मल LSM में कर रहे हैं तो LD इक्वल्स टू हो जाएगा 0.87 FY 5 बाई 4 टाउ BD। ओके, और नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो LD क्या था, दैट इज द sigma ST stress in steel multiplied by dia of steel divided by 4 tau BD। सो अगर हम लोग WSM में करेंगे तो सिग्मा ST का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द स्टील कोड में दिया हुआ है, मिल जाएगा कि टेंशन में कंप्रेशन में कितना होता है कितना नहीं होता है। सो LD का अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, LD का अगर डेफिनेशन, चलो एक बार LD का डेफिनेशन लिख लो कि डेवलपमेंट लेंथ का फिर डेफिनेशन क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ LD क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज द लेंथ ऑफ द बार, इट इज द लेंथ ऑफ बार required to be embedded, एम्बेडेड मतलब उसके घुसाना, कितना घुसाना होगा, टू बी एम्बेडेड, किस लिए घुसाना पड़ेगा, टू डेवलप द required bond stress between concrete and steels। किस लिए जरूरी है, टू प्रिवेंट द स्लिपिंग आउट ऑफ बार, टू प्रिवेंट द स्लिपिंग आउट और स्लिपेज ऑफ बार, स्लिपेज ऑफ बार। सो डेवलपमेंट लेंथ का हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा लेंथ है जिसको एक सर्टेन डिस्टेंस तक कंक्रीट के अंदर घुसाना पड़ेगा
सो दैट कंक्रीट और स्टील के बीच में रिक्वायर्ड बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो सके, और वो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होके क्या फायदा होगा, वो ये जो स्लिपेज ऑफ बार है इस टेंडेंसी को वो रोक सकता है, इस टेंडेंसी को रोक सकता है। सो डेवलपमेंट लेंथ में हम लोग क्या देखा, इसमें ये जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील और स्टील टू कंक्रीट। सो डेवलपमेंट लेंथ में क्या हो रहा है कि द स्ट्रेस इज ट्रांसफर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि फॉर द डेवलपमेंट लेंथ द स्ट्रेस is transfer from concrete to steel और स्टील टू कंक्रीट। मतलब इसमें जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों के, कंक्रीट से स्टील या फिर स्टील से कंक्रीट, वाइस वर्सा हो सकता है कि हो रहा है। अभी लैप लेंथ इसको क्यों नोट करवाया कि जब हम लोग लैप लेंथ पढ़ेंगे, सब लैप लेंथ में क्या होता है, द स्ट्रेसेस आर ट्रांसफर फ्रॉम स्टील टू स्टील, नॉट द स्टील टू कंक्रीट। लैप लेंथ पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो हमें डेवलपमेंट लेंथ हर साइड में देना होगा। सो डेवलपमेंट लेंथ क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड। मतलब क्या है, हम लोग अगर इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ को कहां से लेना होगा, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर कितना बार घुसा हुआ है, दैट इज योर डेवलपमेंट लेंथ। अभी अगर कोई कंडीशन में मान लो कि ये बीम कॉलम जंक्शन है, एक कॉलम है और दिस वन इज योर बीम। सो बीम कॉलम जंक्शन में कभी कभी केस में अगर हम लोगों को जो यहाँ पे विद, मान लो कि ये कॉलम का कुछ विद दिया हुआ है बी, सो जो तुम्हारा एल डी निकला है दैट इज ग्रेटर देन योर बी, यू नो वेरी वेरी ग्रेटर देन योर बी, तब तुम इस कंडीशन के लिए से 2 बार दे देते ऊपर और नीचे, 2 बार्स आर देयर। सो इस कंडीशन के लिए हम लोगों का एलडी को कैसे हम लोग यहाँ पे एकोमोडेट करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा बी विद जितना हुआ कि जितना मुझे एम्बेडेड करना था, ए एलडी का वैल्यू उससे ज्यादा हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग बार को बेंड करके हम लोग थोड़ा सा लेंथ जितना जरूरी है उतना बढ़ा देते हैं। सो इस चीज को बोलते हैं एंकरिंग ऑफ बार, बेंड कर देना। सो हम लोग इस बीम कॉलम जंक्शन में कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसको अगर ड्रॉ करेंगे, सो ये जो बार है मेरा ऊपर वाला बार है, इस बार को यहां से लेके नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर दिया जाता है जितना हमें चाहिए, और नीचे वाला जो बार है, नीचे वाला बार को ऊपर की तरफ बेंड किया दिया जाता है जितना हमें जरूरत है, यहां से लेके ऊपर की तरफ। सो दिस इज योर एक कॉमन बीम कॉलम जंक्शन। सो यहाँ पे जो बीम है और कॉलम है, यहाँ पे सारा रेनफोर्समेंट दिखेगा अगर उस साइड में बीम है तो, अगर इस साइड में बीम नहीं है, इस डायरेक्शन में बीम नहीं है, तो ये रेनफोर्समेंट नहीं दिखेगा। सो एलडी कहां से कहां तक हुआ, एलडी हुआ फ्रॉम द सपोर्ट यहां से लेके यहां तक जो लेंथ दिया मैंने, दैट वन इज एलडी फॉर द टॉप बार, और नीचे वाला बार के लिए एलडी कौन सा होगा, इस सपोर्ट से लेके यहां तक जो होता है दैट इज फॉर द एलडी ऑफ द बॉटम बार। सो यही जो मैंने बेंड किया, बेंड करके उस लेंथ को एकोमोडेट किया, इस चीज को बोलते हैं एंकरिंग, ओके, और एंकरेज ऑफ बार। सो दिस इज ए ड्राइंग ऑफ ए बीम कॉलम जंक्शन। तो बीम कॉलम जंक्शन में क्या होगा, हमें डेवलपमेंट लेंथ जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे बीम के ऊपर लोड आएगा, सो जो रेनफोर्समेंट है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। अगर टेंशन आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली टेंशन आएगा, फ्लेक्सुरल टेंशन आएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए देखो हम लोगों ने क्या किया, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया जितना जरूरी है। अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कि बीम का स्टील और कॉलम का स्टील कितना ग्रेड का था, कंक्रीट कौन सा यूज कर रहे हैं, वट एवर इट इज। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बेंड ऐसे कर देते। अभी सोचो कि अगर किसी साइड में बस नॉर्मली ऐसा रखा और किसी साइड में हम लोग ऐसा अरेंजमेंट किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एलडी, तो बोलो कि किस साइड में बार का स्लिपेज होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, कौन सा साइड में ज्यादा होगा, इस साइड में। सो ये साइड दैट लीड टू फेलियर। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस साइड में बीम कॉलम जंक्शन को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि नीचे वाला जो बार है उसको ऊपर की तरफ एलडी, जितना एलडी रिक्वायर्ड है। सो एलडी कहां से नापेंगे, फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से लेके कितना अंदर कंक्रीट के अंदर कितना एम्बेडेड रखा एक्स्ट्रा एलडी। सो ये था तुम्हारा डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। अभी लैप लेंथ कुछ और चीज है, लैप लेंथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या फिर बाद में पढ़ेंगे कि लैप लेंथ क्या होता है, लैप स्प्लाइसेस क्या होता है, कहाँ पे कितना लैप दिया जाता है। सो फिलहाल के लिए डेवलपमेंट लेंथ क्या है क्या नहीं है